Assalamu alaikum students. In the last class, we have covered our topic of amino acids and in detail, and we have studied different properties of amino acid, different types of classification of amino acid. Now we will continue our topic, and today in this lecture, we will cover the topic of protein, and inshallah, we will finish this topic in this lecture. So, what are proteins? Basically, proteins are the long chain of amino acids, or you can say a complex chain of amino acids that are bound together by peptide linkages. So, it is basically a long chain of peptides. Peptides are smaller chain of amino acids. When different types of peptides are combined together, they form protein. So, proteins are classified on the basis of their shape, and they can also be classified on the basis of their functional properties, and also be classified on the basis of solubility, on the basis of their physical properties. So we will study the classification step by step. सबसे पहले है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज. शेप और साइज के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास बेसिकली दो क्लासेस बनती हैं प्रोटीन्स की. सबसे पहली क्लास है हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स. व्हाट आर फिब्रस प्रोटीन्स? दे आर, एज द नेम इंडिकेट, दे आर फाइबर्स. फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड इसको क्लासिफाई हम किस तरह से करते हैं? व्हेन द एक्सियल रेशियो ऑफ लेंथ विथ ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मोर देन 10, इट इज कॉल्ड एज फिब्रस प्रोटीन्स. इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है उस मॉलिक्यूल की, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल की, वो जो उसकी विड्थ है, विड्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी. तो अगर उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा है तो ऐसे प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करेंगे इन फिब्रस प्रोटीन. तो वो एक फाइबर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. और इसके सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास अल्फा केराटिन फ्रॉम हेयर. हेयर में हमारा अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है, वो भी एक फाइबर टाइप होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर. एंड अनदर इज कोलेजन. कोलेजन भी हमारे पास फाइबर होते हैं और ये भी फिब्रस प्रोटीन होता है. नेक्स्ट क्लास है इसकी हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन इसी तरह हमारे पास क्या है? व्हेन द एक्सियल रेशियो ऑफ लेंथ एंड वेट ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज लेस देन 10, इट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर. ग्लोब्यूलर जो है हमारे पास समवॉट सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये एक फाइबर जैसा पतला और लंबा सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक सर्कुलर या फिर राउंड स्ट्रक्चर होगा. तो इसको हम क्लासीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसका एक्सियल रेशियो देखते हैं कि इसकी जो लेंथ और वेट है उसका जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो 10 से कम हो. मतलब जो इसकी लेंथ है वो उसकी वेट से फिर भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 10 टाइम ज़्यादा नहीं होगी, लेस देन 10 टाइम होगी. और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन, जो कि मसल प्रोटीन कहलाता है और मसल से मौजूद होता है. इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का पार्ट है, और एवरीबॉडी नो व्हाट हीमोग्लोबिन इज. एंड द अदर इज राइबोन्यूक्लियस. राइबोन्यूक्लियस जो एक आरएनए और डीएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसकी एग्जाम्पल है. Next, if we classify the proteins on the basis of their functional properties, तो उनकी functional properties के ऊपर हम उसको कैसे classify कर सकते हैं? The second way of classifying protein makes use of their functional properties, such as, इसमें बहुत सारी हमारे पास classes हैं. सबसे पहले defense proteins हम कहलाएंगे. Defense protein कौन से होते हैं? Immunoglobulins involved in defense mechanism. हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि इम्यूनिटी एक्टिव होने के बाद एक्टिवेट होते हैं और एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल डिफेंस प्रोटीन की वो है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? वो भी एक प्रोटीन की टाइप है, और वो भी जो है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन में काउंट होगी. वो कब बनती हैं? वो जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, और उसको डिटेक्ट करके जो हमारी बॉडी उसको खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना देती है, ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल से जो है वो लड़कर उसको ख़त्म किया जा सके. नेक्स्ट क्लास है हमारे पास की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है. तो इसमें वो सारे जो मसल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया. एक्टिन और मायोसिन भी हमारे प्रोटीन की एग्जाम्पल है. तो ये भी जो है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स में आएंगे.
और ये जो है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसको हेल्प करते हैं, तो इनका फंक्शन है, तो इस हिसाब से हमने इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स। दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हमने जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन में भी किया था वो, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन थी वो डिफरेंट थी, ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। इसमें भी हमारे पास हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स में, क्योंकि ये इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में। मायोग्लोबिन का काम होता है कि वो जो है ऑक्सीजन को लेकर जाए मसल सेल्स के पास, और इसी तरह हीमोग्लोबिन का काम होता है वो ऑक्सीजन ले जाए बाकी बॉडी के सारे टिश्यूज में। इसलिए जो है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स होते हैं। साइटोक्रोम्स ये हमारे पास एग्जांपल है, ये जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स ऑफ स्किन, कार्टिलेज और नेल। नेल्स में जो हमारे पास केराटिन प्रोटीन होता है बेसिकली, वो भी जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आएगा। इसके अलावा कार्टिलेज प्रोटीन होता है हमारे पास, स्किन के सेल्स होते हैं और स्केल प्रोटीन होता है, वो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इनका काम होता है कि बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Next class is की enzymes. Enzymes are also an important class of proteins and they are all protein in nature. And another one is hormones, and hormones और enzymes का हमें डिटेल में ऑलरेडी पता है। So let's classify the protein on the basis of their solubility and physical properties. How we can classify them? However, both the above classification schemes have many overlapping features. Therefore, a third most acceptable scheme of classification of protein is adopted. So this is the most acceptable scheme of classification, जो कि हमारी बुक्स में आपको ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ solubility और physical properties ही होगी। So according to this scheme, proteins are classified on the basis of their solubility and physical properties and are divided into three different classes. इसमें पहली क्लास है हमारे पास सिंपल प्रोटीन की। ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं? These proteins which on complete hydrolysis yield only amino acids. सिंपल प्रोटीन का मतलब है ये वो प्रोटीन है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की चेन से बने, मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड लिंकेज बनाया और जो हमारे पास प्रोटीन बना है वो सिंपल प्रोटीन है। और जब हम इस प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू अगर हम उस प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड आएगा। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है इसमें conjugated proteins की। conjugated proteins क्या है? These are the proteins which in addition to amino acid also contain a non-protein group that is known as prosthetic group in their structure. तो इस क्लास में जो है हमारे पास प्रोटीन के अंदर जो है अमाइनो एसिड के अलावा और भी डिफरेंट कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा। जैसे अमाइनो एसिड के साथ हमारे पास अगर कोई लिपिड का स्ट्रक्चर अटैच हो गया या फिर हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया, तो ऐसे प्रोटीन हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहलाएंगे। इसको हम अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड क्लास से हमारे पास ड्राई प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन्स फॉर्म बाय नेटिव प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ हीट, फिजिकल फोर्सेस और केमिकल फैक्टर। ड्राइव प्रोटीन्स का मतलब होता है, या फिर ड्राइव का मतलब होता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने ही प्रिकर्सर से ड्राइव होकर आया हो। मतलब जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं कि कोई सिंपल प्रोटीन था मेरे पास या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन था, अगर मैं इसे किसी केमिकल रिएक्शन या फिर किसी फिजिकल रिएक्शन के थ्रू उसको पास करूं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको पास करूं, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोटीन आएगा वो ड्राइव प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से डेरिवेटिव कहलाएगा। किसी भी सिंपल प्रोटीन का अगर कोई डेरिवेटिव है हमारे पास, या किसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का कोई डेरिवेटिव है दैट हैज ऑलरेडी पास थ्रू सम केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, देन these proteins are called as dry proteins. Now we will study in details. So what are the simple proteins? Simple proteins are further classified, subclassified based on their solubility and heat coagulabilities. सॉल्युबिलिटी की बेस से भी हम उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरी हमने बात पढ़ी है हीट कोएगुलेबिलिटी। हीट कोएगुलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम प्रोटीन को
हीट प्रोवाइड करें और उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ऐसे प्रोटीन जो है कोगुलेट्स बना लेते हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोगुलेट बना लेते हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोगुलेशन नहीं होती उनके अंदर, वो कोगुलेट नहीं बनाते हैं। कोगुलेशन क्या होती है? कोगुलेशन एक सिंपल एक क्लस्टर बन जाएगा हमारे पास उस प्रोटीन का, हीट करने की वजह से उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। So these properties depend on the size and shape of protein molecule. Major subclasses of simple proteins are, इसके further classes में हमारे पास कौन सी है? तो पहली क्लास है protamines. Protamines क्या होते हैं? These are small molecules and are soluble in water, dilute acid and alkalis and dilute ammonia and non-coagulable by heat. ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास प्रोटीन की। एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इसके अलावा डाइल्यूट एसिड में भी हो जाते हैं, अल्कली में भी सॉल्युबल है, इसके अलावा डाइल्यूट अमोनिया में भी सॉल्युबल है। तो ये सारे इसके सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर ये इजीली सॉल्युबल है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि नॉन कोगुलेबल बाय हीट, अगर हम इसको हीट करें तो ये कोगुलेशन नहीं करेगा और कोगुलेट नहीं बनाएगा। दे डू नॉट कंटेन सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन बट आर रिच इन आर्जिनिन। ठीक है, ये इस अमाइनो एसिड में हमारे पास इस प्रोटीन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन 3 अमाइनो एसिड इसके अंदर नहीं होते। वो कौन से हैं? एक हमारे पास सिस्टीन है, ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन। और इसके अलावा इसमें जो लार्ज क्वांटिटी होती है वो हमारे पास वो आर्जिनिन की होती है। Their isoelectric pH is 7.4 and they exit as basic protein in the body. What is isoelectric pH? We have already studied in the last lecture. Isoelectric pH क्या होता है? तो उनके इस प्रोटीन के लिए जो आइसोलेटेड पीएच है वो 7.4 है। इसका मतलब है अगर मैं सॉल्वेंट का पीएच 7.4 कर दूं और इस प्रोटीन को सॉल्वेंट में डालूं तो उस टाइम पे इस प्रोटीन का जो चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन होंगे और नंबर ऑफ नेगेटिव आइन होंगे वो इक्वल हो जाएंगे और जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। तो वो जो पीएच है वो 7.4 है जो कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है इसका। And they exist as basic proteins in the body, और नॉर्मल ये बॉडी के टेम्परेचर पे जो ये एज ए बेसिक इन नेचर होते हैं। दे कंबाइन विथ न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर हम इन प्रोटीन को, अगर इनके सिंपल प्रोटीन है, इसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, कोई और बायोमोलिक्यूल मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन अगर हम इसको न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन करें तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन बना देगा और न्यूक्लियो प्रोटीन वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के क्लास में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास सेलमाइन और सेडिनिन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्रोटामीन्स की। नंबर 2 इज हिस्टोन। Stones are basic proteins. They are rich in arginine and histidine with alkaline isoelectric pH. They are soluble in water, dilute acid, salt solutions, but insoluble in ammonia, and they are not readily coagulate on heating. They form conjugated proteins with DNA, with nucleic acid, and porphyrins. They act as repressor of template activity of DNA in the synthesis of RNA. The protein part of hemoglobin globulin is a typical stone, is an atypical stone having a predominance of histidine and lysine instead of arginine. स्टोन के बारे में हमने क्या पढ़ा? स्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है और दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये दो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो स्टोन्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। और विथ अल्कलाइन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, मतलब अगर इसका पीएच हम अल्कलाइन कर दें सोल्यूशन का तो इसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, और ऐसे पीएच पे ये जो है एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक्ट करे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसके जो है सॉल्वेंट इसमें सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, डाइल्यूट एसिड के अंदर सॉल्युबल है और सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर, बट इन सॉल्युबल इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। दे आर नॉट रेडिली कोगुलेट ऑन हीटिंग। मतलब क्या है? ये कोगुलेशन तो इसमें होगी हीट करने पे, लेकिन फौरन नहीं होगी, कुछ टाइम के बाद, अगर हम काफ़ी देर तक हीट करते हैं तो उसके बाद ही कोगुलेट हो जाएगी। एक बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी है
और प्रोटीन्स की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विथ न्यूक्लिक एसिड एंड पोरफायरिन, पोरफायरिन के साथ मिलाएं या फिर इसको हम न्यूक्लिक एसिड में मिलाएं तो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। एक्ट एज अ रिप्रेसर ऑफ टेम्पलेट एक्टिविटी ऑफ डीएनए इन द सिंथेसिस ऑफ एनएमए, ये इसका बायोलॉजिकल फंक्शन है स्टोन्स का। ये एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेसर ऑफ टेम्पलेट एक्टिविटी ऑफ डीएनए। जब डीएनए के हमारे पास सिंथेसिस होती है जब या फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसमें जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो है हमारे पास टेम्पलेट बनता है। वो जब हम इसको ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको सही से समझ लेंगे कि टेम्पलेट क्या होता है, वो किस तरह बनता है, और उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। The protein part of hemoglobin that is globulin is a atypical stone। अब जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम ग्लोबुलिन कहते हैं, ये भी स्टोन की एग्जांपल है। इसमें से फर्क इतना है कि इसके अंदर जो है वो प्रीडोमिनेंस होती है हिस्टिडीन की और लाइसिन की। इसमें आर्जिनिन की कंसंट्रेशन कम होती है और हिस्टिडीन और लाइसिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद बाकी एग्जांपल्स है न्यूक्लियोस्टोन्स, क्रोमोसोमल न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन ऑफ हीमोग्लोबिन। थर्ड है हमारे पास एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन्स विच आर soluble in water and in dilute salt solution, coagulable by heat and are changed to products that are insoluble in water and solutions of salt। ठीक है, ये जो है वाटर में soluble होते हैं और डाइल्यूट सॉल्ट्स के अंदर soluble होते हैं। इसके अलावा हीट करते ही ये कोगुलेट फॉर्म कर देंगे और एक इनसॉल्युबल फॉर्म बन जाएगी इनकी। पहले कोगुलेट करने से पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो है सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर हम एल्ब्यूमिन को हीट करें तो वो जो है कोगुलेट हो जाएगा और हमारे पास एक इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर बना रहेगा। The albumin may be precipitated of solution by saturating the solution with ammonium sulfate। अगर हम इसके सोल्यूशन के अंदर अमोनियम सल्फेट डालें तो वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये भी इसका एक फिजिकल टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। बाकी एल्ब्यूमिन हैव लो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ पीआई 4.7। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको पीआई भी कहते हैं हम। तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो 4.7 है एंड देयरफॉर दे आर एसिडिक प्रोटीन्स एट पीएच 7.4। तो ये नॉर्मल पीएच पे जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इसकी जो है मतलब अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर एसिडिक करते हैं तो ऐसे पीएच पर ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद चार्ज भी जीरो हो जाएगा। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन ग्लाइसिन। नॉर्मली इन प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्लांट एल्ब्यूमिन, जिसमें हमारे पास लेग्यूमिलिन है और लीकोसिन है। बाकी एनिमल सोर्स में हमारे पास ओवा एल्ब्यूमिन जो कि हमारे पास एग में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास सेकंड क्लास जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की है। Conjugated proteins are simple proteins combined with a non-protein group called prosthetic group। ये एक सिंपल प्रोटीन के साथ अगर हम कोई नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड कर दें तो उस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपोप्रोटीन एंड द एंटायर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेलोप्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का दूसरा नाम होता है हेलोप्रोटीन और उसमें जो हमारे पास प्रोटीन पार्ट है इसको एपोप्रोटीन कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में सबसे पहले एक क्लास है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं? आर कंपाउंड मेड अप ऑफ सिंपल बेसिक प्रोटीन सच एज प्रोटामीन और हिस्टोन with nucleic acid as a prosthetic group, and they are proteins of cell nuclei and apparently are the chief constituent of chromatin network। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ऑब्वियसली, और इसके अंदर जो हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट अमाइनो एसिड है वो कौन सा है? वो है प्रोटामीन और हिस्टोन। और ये कंबाइन होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ जो कि एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके साथ बाइंड किया हुआ होता है। एंड दे आर द प्रोटीन्स ऑफ सेल न्यूक्लियाई। सेल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक पार्ट है किसके? क्रोमेटिन के। एक्ट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नेटवर्क जो हमारे पास जो है न्यूक्लिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। They are abundant in tissue having large proportion of nucleic material such as yeast, aspargus tips in plants, thymus and other glandular organs and sperm। ठीक है,
ये सारी जो है अबेंडेंट होते हैं, ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं इन पार्ट्स के अंदर। इसमें कौन कौन से होगा, ईस्ट के अंदर होते हैं, एस्पारजिस के अंदर, थाइमस, ग्लैंडुलर ऑर्गन्स में होते हैं और स्मल्स में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का ही ये पार्ट होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास जो है कौन कौन से तरह के, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन में जो कि डीएनए के अंदर मौजूद है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। सेकंड है हमारे पास राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो कि आरएनए का पार्ट होता है, और ये जो है हमारे पास इसमें आरएनए जो है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूक्लियोहिस्टोन और न्यूक्लियोप्रोटामीन। सेकंड है हमारे पास क्रोमोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की सेकंड क्लास है हमारे पास क्रोमोप्रोटीन। These are the proteins that contain colored substances as the prosthetic group। ठीक है, तो इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है तो वो कोई कलर सब्सटेंट होता है, तो इसलिए कलर से वर्ड क्रोमो का आया, तो यहाँ पर क्रोमोप्रोटीन्स हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं हीमोप्रोटीन्स। और हीमोप्रोटीन्स आर क्रोमोप्रोटीन्स विच कैरी हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज रेड कलर पिगमेंट एंड फाउंड इज दिस प्लांट। ठीक है, तो हीमोप्रोटीन जितने भी प्रोटीन्स के साथ हीम ग्रुप अटैच है वो जो है हमारे पास कलर होता है। इसकी एग्जाम्पल हमारा हीमोग्लोबिन है, अगर ग्लोब्यूलिन के साथ हीम अटैच है तो वो हीमोग्लोबिन है। और ये भी इसीलिए जो है आरबीसी का जो कलर होता है, हमारे खून का कलर जो होता है वो रेड होता है। वो क्योंकि रेड क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक क्रोमोप्रोटीन है। साइटोक्रोम्स ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, और ये रिस्पायरेटरी चेन में आते हैं। जब हम आगे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हम साइटोक्रोम्स को पढ़ेंगे। Catalase is also an enzyme that decompose हाइड्रोजन peroxide to water and oxygen। ये एंजाइम का काम होता है कि वो हाइड्रोजन peroxide की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करे और उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करे। सेकेंड है हमारे पास परऑक्सीडेस। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीडेटिव एंजाइम की, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस की नीड होती है तो ये वहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है। अदर है हमारे पास क्रोमोप्रोटीन के अंदर फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन क्या होते हैं, इट इज अ सेलुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोटीन which have riboflavin as a constituent of B complex vitamin as its prosthetic group. This is yellow in color। फ्लेवोप्रोटीन भी येलो कलर में होता है, और इसमें जो है राइबोफ्लोविन जो कि विटामिन बी है, और डिफरेंट इसके अंदर और भी विटामिन बी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड होता है। और राइबोफ्लोविन इसके प्रोटीन का नाम है, और इसके साथ कोई ना कोई हमारे पास विटामिन इन्वॉल्व होता है। विजुअल पर्पल, इट इज अ प्रोटीन ऑफ रेटिना in which the prosthetic group is carotenoid pigment which is purple in color। ठीक है, तो इस प्रोटीन के साथ हमारे पास एक कैरोटिनॉइड पिगमेंट अटैच होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये पर्पल कलर का होता है, और ये हमारे पास रेटिना में आई के अंदर मौजूद होता है। Then we have metalloproteins, as the name indicates, they contain metal ions as their prosthetic group. Several enzymes contain metallic elements such as iron, cobalt, manganese, zinc, copper, magnesium। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास फेरेटिन। फेरेटिन कंटेन आयरन, कार्बोनिक एनहाइड्रस कंटेन जिंक, और सेरुलोप्लाज्मिन दे कंटेन कॉपर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मेटालोप्रोटीन में, जिसके हमारे कोई ना कोई मेटल एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हुआ होता है प्रोटीन से। इसकी लास्ट क्लास है हमारे पास ड्राई प्रोटीन्स। This class of proteins include those proteins products from the simple and conjugated protein। It is not well defined class of protein। They are produced by various physical and chemical factors and divide into two major groups। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स है जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के डेरिवेटिव हैं, और डिफरेंट प्रोसेस से अगर हम उसको पास करें तो फिर जो प्रोटीन बनता है हमारे पास वो ड्राई प्रोटीन होता है। सबसे पहली इसकी मेजर ग्रुप है हमारे पास प्राइमरी डिराइव प्रोटीन। इसको हम क्या कहेंगे, डी नेचर और कोगुलेटेड प्रोटीन्स आर प्लेस इन दिस ग्रुप। अगर हम किसी सिंपल या ड्राई प्रोटीन को कोगुलेट करें बाय हीटिंग, तो उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा वो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन कहलाएगा। या फिर डी नेचर करें, डी नेचर का मैंने बताया था पहले, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डी एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, डी नेचुरेशन हम आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है डी नेचुरेशन। इसकी समरी ये है कि इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। There is an intermolecular rearrangement leading to changes in their properties such as solubility।
ये होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास किसी भी प्रोसेस से अगर हम प्रोटीन को पास करें तो उस प्रोसेस की वजह से उस प्रोटीन की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और उसकी एग्जांपल यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, उसकी कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन था। जब हम एल्ब्यूमिन को जो है वो हीट करते हैं तो वो कोगुलेट फॉर्म कर लेता है, और हीट करने से पहले वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन हीट करने के बाद वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। Primary dry proteins are synonyms with denatured proteins in which peptide bonds remain intact. ठीक है, तो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन तो इनएक्टिव हो चुका है, मतलब डीनेचर हो गया, लेकिन जो उसका पेप्टाइड बॉन्ड था वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास फिब्रिन और मायोसिन। नेक्स्ट हमारे पास secondary dry proteins. These are the proteins formed by progressive hydrolysis of proteins at their peptide linkage. अगर हम प्राइमरी अगर हम सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक कर दें बाय प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस, बार बार उसको हाइड्रोलिसिस करके, फिर क्या होता है, दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी with respect to the size and amino acid composition. They are roughly called as proteoses, peptones, and peptides according to relative or average molecular size. इसमें हुआ क्या है, एक हमारे पास एक बहुत ही लार्ज प्रोटीन था फॉर एग्जांपल, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बना था। लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड जो कंबाइन होकर पेप्टाइड बने और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड कंबाइन होकर प्रोटीन बन गए। लेकिन अगर हम उस प्रोटीन को कंटिन्यूसली हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू गुजारें तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड उसके ब्रेक हो जाएंगे और वो प्रोटीन जो है ना टूट कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा, और उसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसका एक कोई खास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो उसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, उसकी अमाइनो एसिड की जो कंपोजिशन थी, जो सीक्वेंस थी, वो चेंज हो जाएगी। और इसको हम जो है वो एक, इसका हम दूसरा नाम फिर हम क्या देंगे, इसको पेप्टोज भी कह सकते हैं और इसको पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो एक स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड बन जाएगा तो वो पेप्टाइड्स कहलाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज भी अफेक्टेड हो वो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के हमारे पास सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन में आएंगे। और अगर पेप्टाइड मॉलिक्यूल पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा डेरिवेशन के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास प्राइमरी ड्राई प्रोटीन में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट स्लाइड जिसकी है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोटीन की, जैसे हमने जो है अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एम्फोटेरिक नेचर थी उनकी, कि मतलब एक वक्त में उसके पास एक एसिडिक ग्रुप भी होगा और एक बेसिक ग्रुप भी होगा। इसी तरह प्रोटीन में भी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटीन भी जहाँ पास अमाइनो एसिड से बने। तो इन एनी प्रोटीन मॉलिक्यूल देयर आर अमाइनो एसिड व्हिच कैरी carboxylic group or amino group in their side chain. These groups can undergo ionization in solution, producing both anions and cations. ठीक है, क्या मतलब है इसका, अगर हम ऐसे प्रोटीन को आयोनाइज करें जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास दोनों तरह के आयंस बनेंगे, कैटाइन भी बन जाएंगे और एनाइन भी बन जाएंगे। इन एडिशन टू द साइड चेन ऑफ पोलर अमाइनो एसिड्स एंड टर्मिनल अमाइनो ग्रुप एंड कार्बन टर्मिनल COOH ग्रुप में आल्सो आयोनाइज। ठीक है, इसमें सिर्फ NH2 और COOH आयोनाइज नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा जो हमारे पास साइड चेन लगी है, अगर वो साइड चेन भी हमारे पास पोलर साइड चेन है, जो कार्बन की साइड चेन है, तो वो भी हमारे पास आयोनाइज हो सकती है। Depending on the pH, few group act as a proton donor while few act as a proton acceptor. Therefore, proteins are ampholytes, just like amino acids are ampholytes. Similarly, proteins are also ampholytes and act both as acids and base. At specific pH called isoelectric pH, a protein exists as a dipolar ion or zwitterion or hybrid ion, carrying equal number of positive and negative charges on its ionizable. कि ये हमने आयोनाइजेबल ग्रुप्स, उसके आयोनाइज होने वाले ग्रुप्स है, उसके अंदर हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर ऑफ
तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, तो वो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास ज़्विटर-आयन, ऐसा प्रोटीन हमारे पास डायपोलर और ज़्विटर-आयन प्रोटीन कहलाएगा। सो द नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज 0। ठीक है, ये हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। I hope you understand all these properties and classification of proteins, and here we ended the chapter of amino acids of and proteins. Inshallah, from the next class we will start our new chapter of biochemistry of lipids. So, so this is it from this class. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई भी किसी कोई भी चीज़ समझ में ना है, यू कैन आस्क एनी टाइम। आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट भी है, आप जब चाहें जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।